आवाज़ मेरी बराबर है। माफ़ी चाहता हूँ, आज 2 मिनट लेट हो गया। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। आप लोग खाना वाना खा चुके हो, है ना? अभी मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं खाना खा लेता हूँ तो फिर बोल नहीं पाता हूँ। आप लोग खाना वाना खा के रात 10 बजे बिल्कुल बैठ जाया करो, इस टाइम पर मिल जाया करो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग देख रहे हो वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले हमारे रेलवे और एसएससी एग्जाम्स की। धीमे धीमे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 300 MCQs हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 100 MCQs और कवर करेंगे, 400 हो जाएंगे। आज 4 क्लासेस हमारी पूरी हो जाएंगी इस क्लास के बाद, जहां पर 400 MCQs कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर फील कर रहे होगे 300 MCQ करने के बाद। जिन लोगों ने अभी शाम वाली क्लास नहीं देखी है वो लोग इस क्लास के बाद शाम वाली क्लास देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन थे। शाम को 5 बजे आज हम लोगों ने क्लास करी हुई है, उस क्लास को भी जरूर कर लेना, तीसरी क्लास को। ठीक है, कल टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज मैंने कल वाली क्लास ले ली, तो आज टोटल 2 क्लास हो रही है। एक चीज और मैंने शाम को ही आपको बता दिया था और पहली क्लास में भी आपको बताया था कि पूरे 1500 MCQ में एक क्लास में पॉलिटी डेडिकेटेड लूंगा। मतलब एक क्लास में 100 MCQ सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटी के होंगे। तो आज वो मैंने क्लास रखी हुई है, क्योंकि 2 क्लास थी तो मैंने कहा आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक क्लास में शाम को मैंने मिसलेनियस MCQ करा दिया, तो आज अभी इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के MCQ करेंगे। आज पॉलिटी स्पेशल है आपके लिए। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और एक बार आप लोग तब तक मुझे बता दो, आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है? आप सभी तक आवाज पहुंच रही है? मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुको यार, स्क्रीन पहले मैं इसकी खोलूं जहां पर आप लोग मुझे दिख पाओ। बहुत बढ़िया, हमारे साथ काफ़ी सारे छात्र जुड़ चुके हैं। जी हाँ, तो ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए स्टार्ट है ना? चलो, आवाज़ क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी के प्यार का आभार मैं व्यक्त चंद्र वर्ड्स में नहीं कर सकता। बस हाँ, कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल फील करता हूं जब आप लोगों का प्यार मिलता है। शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है पॉलिटी का। विच इंडियन प्रेसिडेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो और आंसर करो। विच इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड बाई सेकंड प्रेफरेंस इलेक्शन प्रोविजन। क्वेश्चन का मतलब समझो और आंसर करने की कोशिश करो। आपसे पूछ रहा है ये कौन से भारतीय प्रेसिडेंट हैं जिनको इलेक्ट किया गया है सेकंड प्रेफरेंस इलेक्शन प्रोविजन के तहत। बता सकते हो इसका आंसर? बहुत बढ़िया, वीवी गिरी। वीवी गिरी इज द राइट आंसर। वीवी गिरी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, राष्ट्रपति की सैलरी तो सबको पता है ना कितनी है? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपया है इस टाइम पर, भूलना मत कोई भी। 2017 से राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपया हो चुकी है। इससे पहले राष्ट्रपति की सैलरी कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो फिर आंसर करो। आपसे पूछ रहा है संविधान का यह कौन सा संशोधन है जिससे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। दिल्ली NCR है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को संविधान के कौन से संशोधन के तहत डिक्लेयर किया गया था? आंसर करो जल्दी से। 47वां संशोधन, 50वां संशोधन, 69th अमेंडमेंट या फिर 75 अमेंडमेंट। 90% लोगों के आंसर आ रहे हैं 69th अमेंडमेंट और सभी के आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग 69th अमेंडमेंट, उन सभी का आंसर सही है। ध्यान रखना, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 69वें संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू चेंज स्टेट्स बॉर्डर और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। क्वेश्चन का मतलब यह है भाई कि कोई नया राज्य आपको स्थापित करना है या किसी राज्य की सीमाओं को घटाना है या बढ़ाना है। मतलब समझे नहीं? जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, या फिर कोई नया राज्य कल को बनाना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग किया गया था तो तेलंगाना नया राज्य बनाया गया और एक तरीके से आंध्र प्रदेश की सीमा भी घटाई गई। ओके, तो सीमाओं को घटाना है किसी राज्य की या बढ़ाना है, या फिर उसको हटाकर किसी नए राज्य का गठन करना है। ये पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में या पार्लियामेंट के हाथ में? ध्यान रखना,
हमेशा सीमाओं को घटाने और बढ़ाने की पावर ये किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। ये फाइनल फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा ये फैसला हमेशा लिया जाएगा। ओके, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आई थिंक मैं बता देता हूं, आप लोग छोड़ो। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? जब भी आपसे पूछा जाए राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो यह आजादी के साथ नहीं किया गया था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। समझ गए बात को? अरे भाई इतना तो सबको पता है ना, पार्लियामेंट जो है, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाता हूं तो वहां पर बताता हूं ना, पार्लियामेंट जो संसद है आपकी, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। 3 चीजें क्या क्या हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन 3 चीजों से मिलकर हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है ना? तो आपसे क्या बोल रहा है कि ये राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, डू यूटीज सेंड देयर रिप्रेजेंटेटर टू राज्यसभा? जैसे कि हम सभी को पता है कि हर राज्य के रिप्रेजेंटेटर राज्यसभा में होते हैं, लेकिन यहां पर आपको बताना है क्या यूटीज के रिप्रेजेंटेटर भी राज्यसभा में होते हैं या नहीं होते हैं? नो मतलब नहीं होते हैं, यस मतलब होते हैं, या फिर समटाइम्स कभी कभी होते हैं, या फिर हर 2 साल के लिए होते हैं, हर 2 साल में जाते हैं। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, विच वन इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया, जो लोग यस बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। यस वाले सभी बंधुओं का आंसर सही है, सारे चीते हो। ध्यान रखना, यूटी हो या स्टेट हो, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटर जरूर जाएगा। अच्छा, एक बात और, आप में से कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि यूटी और राज्य में अंतर क्या होता है। राज्य और यूटी, जैसे आपका लद्दाख यूटी है, ठीक है, चंडीगढ़ आपकी यूटी है, दिल्ली आपकी यूटी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। तो राज्य और यूटी में अंतर क्या होता है? ध्यान रखना, राज्य और यूटी का एक सबसे बड़ा जो अंतर होता है, राज्य सरकार को स्टेट की गवर्नमेंट हैंडल करती है, लेकिन जो यूटी होती है उस पर डायरेक्टरी शासन किसका होता है? उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है केंद्र का। समझ गए बात को? ये एक सबसे पहला डिफरेंस है। अब दूसरा सवाल उठता है, ये तो बात हो गई डिफरेंस की कि यूटी और राज्य में डिफरेंस क्या है। राज्य में राज्य सरकार का शासन होता है और उसमें केंद्र सरकार की कंट्रोलिंग होती है यूटी में, ये तो डिफरेंस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों? हर एक एरिया को हम लोग राज्य क्यों नहीं डिक्लेयर करते, या फिर हर एक एरिया को हम लोग यूटी क्यों नहीं डिक्लेयर करते, और या फिर किसी एक एरिया को हम यूटी डिक्लेयर करते हैं तो आखिर करते क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, कभी आपको कोई समझाने की कोशिश ही नहीं करता और ना आप सोचने की कोशिश करते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो यूटीआर उस जगह को डिक्लेयर किया जाता है जहां पर डेवलपिंग एरिया होता है, जहां पर केंद्र सरकार को यह लगता है कि ऐसा इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि उसको या फिर वहां के लोगों को अपनी जनता या फिर वहां की जनता को अपनी सरकार चुनने की इजाजत दी जाए, उस जगह को यूटी डिक्लेयर करती है केंद्र सरकार। बात आ रही है समझ? क्योंकि अगर स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा तो वहां पर लोग अपनी सरकार चुनेंगे, मतलब राज्य सरकार को चुनेंगे, लेकिन यूटी में ऐसा नहीं होता। तभी आप देखते हो यूटी में गवर्नर होता है, यूटी में सीएम नहीं होता है। जानते हो ना, यूटी में गवर्नर होता है। इसीलिए तो इस वजह से उन एरियाज को यूटी डिक्लेयर किया जाता है, यूनियन टेरिटरी, जहां पर अभी डेवलप होना जरूरी है, जहां पर अभी उस लिमिट तक डेवलप नहीं हुआ है। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आप कहोगे गुरुजी बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में क्या है भाई सीन? फिर दिल्ली, आप कह रहे हो यूटी में सीएम नहीं होता, लेकिन दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। आप यही तो सोच रहे होगे ना। देखो, दिल्ली एक स्पेशल केस है। दिल्ली इतनी डेवलप्ड है, उसके बाद भी उसको यूटी क्यों डिक्लेयर किया गया? खुद सोचो। आप यही तो बोलोगे कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि यार यूटी उसको डिक्लेयर करेंगे जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दिल्ली तो फुल डेवलप्ड है, उसके बाद भी यूटी डिक्लेयर किया, और अगर यूटी डिक्लेयर किया तो फिर चीफ मिनिस्टर का प्रावधान क्यों है? वहां पर डुअल स्टैंडर्ड इसलिए फॉलो किया जाता है दिल्ली के लिए क्योंकि वो स्पेशल प्रोविजन के तहत किया गया है। पहला सवाल यह कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर क्यों होता है यूटी होने के बाद भी? इसका जवाब यह है कि दिल्ली पूर्णतः डेवलप्ड है। इस वजह से दिल्ली के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि दिल्ली के लोग अपनी सरकार खुद चुने। समझ आ गई बात? इस वजह से वहां चीफ मिनिस्टर होता है। अब दूसरा सवाल यह था कि दिल्ली इतनी डेवलप्ड होने के बाद भी यूटी क्यों है? ठीक है,
तो उसका जवाब यह है कि दिल्ली में ही भारत का राष्ट्रपति रहता है, दिल्ली में ही हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो रहते हैं, दिल्ली में ही प्रधानमंत्री रहता है, दिल्ली में ही लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं सब रहते हैं। ठीक है, पूरी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है। तो आप देख रहे हो दिल्ली में इन सभी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी जा सकती है। राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी केंद्र सरकार सेनाओं के ही हाथ में रहेगी। ठीक है, और ये सारी लोगों की सिक्योरिटी जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया और प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, इन सभी की सिक्योरिटी केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इसको यूटी की कैटेगरी में रखा जाता है कि दिल्ली में, इसीलिए आप देखते हो हर राज्य की पुलिस राज्य की पुलिस होती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार की होती है। आप दिल्ली पुलिस के लिए जब पेपर देते हो तो एसएससी से जाते हो ना, लेकिन दिल्ली के अलावा आप हर पुलिस का पेपर राज्य सरकार का देते हो कि नहीं देते हो? कोई समस्या तो नहीं? अब सभी को क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? सभी को क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, लाइक ठोको, तभी आगे स्टार्ट करूंगा। लाइक ठोको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। टू बिकम द सिविलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू हैव टू लिव इन जम्मू कश्मीर फॉर हाउ मेनी ईयर? आपसे कह रहा है नए संवैधानिक संशोधन के आधार पर, अभी पिछले ही साल जो नया संशोधन किया गया है, जम्मू कश्मीर में नागरिक बनने के लिए, जम्मू कश्मीर में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने साल आपको रहना होगा? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की नागरिकता आपको तभी मिल सकती है जब आप कम से कम 15 साल वहां पे रहें या फिर 7 साल रहें। तो दोनों में कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यह है या तो आप 15 साल जम्मू कश्मीर में रहें तब आप वहां के नागरिक बन पाओगे। दूसरी कंडीशन यह है कि या तो 7 साल उस केस में जब आपने 10th और 12th वहीं से पास करी हो। अगर आपने 10th और 12th वहीं से पास करी है और 7 साल आप रहे हो तो आपको नागरिकता मिलेगी, या फिर पूरे 15 साल आप रहो तब नागरिकता मिलेगी वहां की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, आपसे रिट की यहां पर बात कर रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सी रिट है विच इज एसोसिएटेड इन ऑर्डर टू अरेस्ट विद इन 24 आवर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यह कौन सी रिट है हमारे संविधान की जिसके तहत 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करना होता है। 24 घंटे के अंदर ब्रिंग द बॉडी का कंसेप्ट है, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर किया जाना है। इसको बोलते हैं हेबीज कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हेबीज कॉर्पस। जितने भी लोग हेबीज कॉर्पस बोल रहे हो सभी का आंसर सही है। हेबीज कॉर्पस एक ऐसी रिट है जिसमें कि पुलिस को कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पेश किया जाता है। इस ऑर्डर के तहत कोर्ट पुलिस को बोलती है कि इस फला व्यक्ति को मेरे सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 280? भाई साहब मैथ्स में अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो मैथ्स में काम नहीं बनने वाला। उसी तरीके से पॉलिटी में अगर आर्टिकल नहीं याद है तो काम नहीं बनने वाला। वैसे परेशान मत हो, आर्टिकल की एक प्योर क्लास में लेने वाला हूं। हो सकता है मैं कल या परसों एक पॉलिटी के आर्टिकल की क्लास लूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, दिन में लूंगा किसी टाइम, पहले से ही आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। तो जिन लोगों को भी टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं पता है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक मैंने छोड़ा हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करो क्योंकि सारे अपडेट मैं वहीं देता हूं। तो अगले 1 से 2 दिन में मैं 2 एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहा हूं। दिन में एक क्लास लेकर आऊंगा जिन लोगों को स्टेट नहीं याद होते हैं, मैप, वो मैप कैसे आपको बनाना है वो बताऊंगा, हर राज्य का मैप ट्रिक से बताऊंगा वो। और दूसरी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे कवर करूंगा एक छोटी सी क्लास में। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 280 क्या है? आर्टिकल 280 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और क्या है? ये है फिनेंस कमीशन। इसको क्या बोलते हैं? फिनेंस कमीशन, मतलब वित्त आयोग। तो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? ध्यान रखिएगा, यस है, यह संवैधानिक निकाय है फिनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76, यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 और इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रे एंड स्टेट? आपसे कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो इनमें से किसके पास पावर है? कौन इस केस को देखेगा? केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो मामला सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि राज्य के बीच में बात होगी तो भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। लेकिन राज्य के अंदर की बात है,
तब तो हाई कोर्ट मामला जाएगा, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार लग गई तो तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और प्रेसिडेंट उसमें क्या कर लेगा और सीएजी क्या कर लेगा, उनका कोई रोल ही नहीं है। टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रे एंड स्टेट्स कम्स अंडर विच जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। अब आपसे कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, इन डिस्प्यूट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से जुरिडिक्शन के अंडर में आएगा? इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं ये सारे जुरिडिक्शन हैं क्या। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हम उसे बोलते हैं जो कि केस सीधा किसी कोर्ट में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बोलूं कि भाई जैसे आपको राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा तो ये केस सीधा कहां चलेगा? हाई कोर्ट में थोड़ी चलेगा, ये तो सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। अभी आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर वाला केस था, तो राम मंदिर वाला जो केस था वो केवल अब मंदिर का केस नहीं था या मस्जिद का केस नहीं था, वो पूरे भारत का केस बन चुका था। इस वजह से वो केस कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट सीधा चला गया। इसी तरीके से आपने देखा था ट्रिपल तलाक का बिल, वो सोसाइटी का केस हो गया था पूरी, तो वो कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब किसी व्यक्ति का केस नहीं रह जाता है, वो एक सोसाइटी या देश का केस हो जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये सारे केस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं, मतलब पर्टिकुलर केस वहां पर जाएगा ही जाएगा। दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन हम उसे बोलते हैं जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार गए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार जाते हो तो आप कहां अपील करते हो? आप हाई कोर्ट में अपील करते हो। अगर हाई कोर्ट से हार जाते हो तो आप कहां अपील करते हो? सुप्रीम कोर्ट अपील करते हो। आप ऊपर वाली कोर्ट में जाते रहते हो ना, अपर कोर्ट्स में, तो इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन, जब आप अपील करते हो किसी ऊपर की कोर्ट में। तीसरा है रिट जुरिडिक्शन। जब कोर्ट रिट से फैसला सुनाती है तो उसको बोलते हैं रिट जुरिडिक्शन। परेशान मत हो, मैंने बोला हुआ है मैं रिट की क्लास ले लूंगा, 1 से 2 दिन में वो भी क्लास ले लूंगा, रिट मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो रिट के थ्रू जब जुडिशरी फैसला देती है तो उसको बोलते हैं रिट जुरिडिक्शन। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन वो होती है जब कोई अपर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को एडवाइस देती है, ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को एडवाइस दे या हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एडवाइस दे, ठीक है, और उस पर फैसला हो जाए, तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल सेज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। आपसे कह रहा है कौन सा ये आर्टिकल है जो कि आपको बताता है कि हमें अपना एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर बता सकते हो? बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है इसके बारे में? बहुत बढ़िया, ये है। देखो यहां पर एक चीज आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। 48A जो है आपका, 48A यहां पर, वैसे जब ऑप्शन में आपको 49 ना दिया हो तो आप समझ जाना नियरेस्ट है, तब आप 48 लगा दोगे। 48 जब आप पढ़ोगे आर्टिकल तो 48A में लिखा हुआ है आपका मॉन्यूमेंट्स के लिए, ना कि फॉरेस्ट के लिए और एनवायरमेंट के लिए। आर्टिकल 49 में ये लिखा हुआ है, समझ गए बात को? इसलिए आप आर्टिकल 4 पे जाओगे। बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है, डीपीएसपी का पार्ट है, इट्स ओके, लेकिन हाँ 49 यहां पर आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं मैं क्या कह रहा हूं? और 52A वाले कौन है भाई? 52A कहां जा रहे हो? 52A की बात कहां कर रहे हो? देयर आर हाउ मैनी पेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने पेज हैं बता सकते हो? हमारे पूरे संविधान में कितने पेज हैं? 178 पेज, 560, 345 या 232 पेज? कितने पेज हैं हमारे संविधान में? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, हमारे संविधान में कितने पेज हैं? ज्योति चोपड़ा, अंशिका, बहुत बढ़िया, विपिन, सभी के आंसर सही हैं। जो भी लोग 232 बोल रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं। ध्यान रखना आज से, हमारे संविधान में 232 पेज हैं। अगला क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जितने भी रूरल एरियाज हैं उन सभी में डेवलपमेंट करना। तो पंचायती राज सिस्टम के लिए
किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी? इसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। एक चीज और, पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सा आर्टिकल है? पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल 243 है, जो हमें बताता है पंचायती राज सिस्टम को कब लेवाई किया गया था। पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई किया गया था पहली बार 1959 में, ठीक है, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पेरेंट ऑफ स्टेट? आपसे कह रहा है राज्य का पेरेंट इनमें से किसको बोला जाता है? राज्य का पेरेंट किसको बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर गवर्नर? देखो, जिस तरीके से केंद्र सरकार का पेरेंट बोला जाता है राष्ट्रपति को, उसी तरीके से राज्य सरकार का पेरेंट बोला जाता है गवर्नर को। तो हमारा आंसर क्या होगा? गवर्नर। भाई, केंद्र में राष्ट्रपति का जो रोल होता है वही राज्य में गवर्नर का रोल होता है ना। तो आपसे पूछ रहा है राज्य का पेरेंट कौन होता है? राज्य का पेरेंट गवर्नर होता है। राज्यपाल। विच स्टेट फर्स्टली एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज सिस्टम? अब आपसे कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया ना कि 1959 में पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था? पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले राजस्थान में एस्टैब्लिश किया गया था। और राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक चीज और, आप में से कौन बता सकता है पंचायती राज सिस्टम से पहले इसका नाम क्या था? ये तो बाद में पंचायती राज सिस्टम बना है, उससे पहले पंचायती राज सिस्टम का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, देखना चाहता हूं। इससे पहले पंचायती राज सिस्टम का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही है ये, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी दोनों के लिए है ये। आरआरबी एनटीपीसी की जीएस अलग थोड़ी है। ये कौन है? राजशेखर, राजशेखर। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। अतुल यादव, अतुल यादव और राजशेखर दोनों के आंसर सही है। पंचायती राज सिस्टम से पहले इसको सीडीपी बोलते थे। क्या बोलते थे? सीडीपी। सीडीपी का मतलब क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत सरकार, देखो, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने उसके बाद सोचा कि भाई गांवों में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो इन्होंने, भारत सरकार ने 1952 में सीडीपी लॉन्च किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सीडीपी को जिम्मेदारी दे दी कि आप गांव की देखभाल करेंगे, गांव में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सीडीपी को दे दी गई। 1952 से लेकर 1957 तक पूरे 5 साल तक सीडीपी अपना कार्य करता है और निष्कर्ष नहीं निकल के आता है ठीक तरीके से। बात आ गई समझ? ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि दोहरी शासन की वजह से। दोहरे शासन का मतलब ये कि यहां पर सीडीपी में प्रॉपर ये पैरामीटर नहीं बताए गए थे कि राज्य सरकारों के काम क्या क्या हैं और केंद्र सरकारों के काम क्या क्या हैं। इसकी वजह से 1957 में उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी को दे दिया जाता है सीडीपी, और बलवंत राय मेहता कमेटी सीडीपी को तब्दील कर देते हैं किसमें? पंचायती राज सिस्टम में। फिर ये 1959 में लेवाई हो जाता है। ये जर्नी थी पंचायती राज सिस्टम की। विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर? आपसे पूछ रहा है ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसका मंत्रिमंडल होगा, मतलब कैबिनेट होगी उसकी। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 74 हमें बताता है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री के साथ उसकी कैबिनेट होगी। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो ना, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर और नितिन जयराम गडकरी, ये सब कैबिनेट में। स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन विच ईयर? आपसे कह रहा है ये कौन सा साल है जब राज्यों को लैंग्वेज के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों को एस्टैब्लिश किया गया था? बता सकते हो इसका आंसर? ऑप्शन है 1951, 56, 76 या फिर 96। विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी करो आंसर। अभी ये कौन है यार जो लिख रहे हैं? सर मेरा भी नाम ले लिया करो, मैं आपका नाम ही नहीं देख पाया। यार भाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो ये मत सोचो कि यार मैं अवॉइड कर रहा हूं। इतने सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं ना, इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही, रेणु अग्रवाल आंसर सही है। प्रदीप नारायण सिंह आंसर सही है। जितने भी चीते हैं जो 1956 बोल रहे हैं, सभी का आंसर सही है। 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर राज्य की स्थापना करी गई थी। सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य की स्थापना करी गई? आंध्र प्रदेश की।
इन विच ईयर गोवा हैज बिकेम द प्रॉपर स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से ईयर में गोवा भारत का एक प्रॉपर स्टेट बना है? गोवा कौन से साल में भारत का प्रॉपर स्टेट बना है, बता सकते हो? गोवा कौन से ईयर में भारत का प्रॉपर स्टेट बना है, बता सकते हो? बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर करें, मैं अपने आप ही नाम ले लूंगा। 1900 निखिल ठाकुर 1976, अंशिका 1976। अच्छा पक्का देख लो, फिर मत बोलना, फिर मत बोलना कि पंगा हो गया। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी है, दिल्ली पुलिस के लिए भी है ये। नो आइडिया? आइडिया नहीं है किसी को? गोवा कब भारत का प्रॉपर स्टेट बना? देखो जो लोग 1961 बोल रहे हैं उन लोगों को गलतफहमी ये है, मैं आपको बता दूं 1961 में गोवा आजाद हुआ था, गोवा फ्री हुआ था। ठीक है, बात आ रही है समझ? ओके। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना है? पहली बात तो ये, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। और गोवा भारत का राज्य कौन से ईयर में बना? अब आप बता सकते हो, अब आपको थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी दे दिया है, बता सकते हो गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अरे भाई 1961 अभी अभी मैंने बोला। तौकीर अहमद आंसर सही है, ऋषि आंसर सही है, बहुत बढ़िया। 187। विच आर्टिकल सेज, जो लोग 1961 बोल रहे हैं, मैंने फिर से मैं दोहराता हूं 1961 में गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से, वो कंफ्यूजन मत रखो। विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन सा ये आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि भारत की एक संसद होगी? ये बताता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है, आर्टिकल 79 हमें बताता है कि भारत की एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर्स को मनोनीत किया जा सकता है? या हिंदी में बोले तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? टोटल मेंबर 250 होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 238 + 12। ठीक है, ये 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 12 मेंबर। ठीक है, 238 + 12, तो इन 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेटेड, कौन से ईयर में पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था? अभी अभी बताया था 1959 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू डू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्टली, आपसे कह रहा है इनमें से किसके पास पावर है कि ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं? बता सकते हो संविधान में संशोधन करने की पावर इनमें से किसके पास है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से, संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? एनी आइडिया? मोहम्मद फिरोज पार्लियामेंट, फिरोज का आंसर बिल्कुल सही है। मनीषा तनवर आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तैयब मलिक आंसर सही है। शमीम खान प्रेसिडेंट, नहीं भाई शमीम आंसर नहीं सही है। जो लोग भी पार्लियामेंट बोल रहे हैं उन सभी के आंसर सही है। देखो हमेशा ध्यान रखना, संविधान में कोई भी संशोधन करना है, ये पावर किसके हाथ में होती है? पार्लियामेंट के हाथ में। यार सुप्रीम कोर्ट संशोधन लास्ट में करता है, बात आ रही है समझ? संशोधन करना है कि नहीं करना है इसका फैसला कौन लेगा? खुद सोचो, संविधान में संशोधन किस बात की वजह से किया जाता है? जब कोई नया कानून हम बनाते हैं, और कानून कब बनता है? कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया जाता है सबसे पहले, और उस बिल के ऊपर बहुमत लिया जाता है, मतलब वोटिंग कराई जाती है। तो आप देख रहे हो ना, वो जो कानून लाया जा रहा है कहां से लाया जा रहा है? पार्लियामेंट में। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ? फर्स्टली। अगर यहां पर बोलता कि अमेंडमेंट को सबसे लास्ट में इंटरप्रेट कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होता? सुप्रीम कोर्ट। कि भाई पार्लियामेंट ने बोल दिया कि अब यह संशोधन होना है, ठीक है, बात आ गई समझ? पार्लियामेंट में बहुमत पारित हो गया कि अब यह संशोधन होना ही होना है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उसे क्या करता है? फाइनली उसे अप्रूव कर देता है, मतलब उसे संविधान में लिख देता है अलग से। ठीक है, तो यहां पर फर्स्टली लिखा है, ना कि लास्टली लिखा हुआ है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट संशोधन को केवल क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, संशोधन नहीं कर रहा है, ठीक है। संशोधन पार्लियामेंट से हो रहा है। अगला क्वेश्चन, समझ रहे हो ना यार मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है ना बात सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड टिल 3 years मैक्सिमम। देखो हमारी 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 इसके लिए होता है, स्टेट इमरजेंसी इसी को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब आपसे कह रहा है तीनों इमरजेंसी में से कौन सी इमरजेंसी है जिसको मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आप लगा सकते हो, तो यह है स्टेट इमरजेंसी। राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसको आप मैक्सिमम 3 साल तक केवल लगा सकते हो, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक लगा सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक, और नेशनल इमरजेंसी इसके लिए भी अनलिमिटेड टाइम तक। मतलब संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक ये लगा सकते हो आप, लेकिन स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आप लगा सकते हो, इससे ऊपर नहीं। इफ एनी गवर्नमेंट वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू वोटर्स वॉज द स्टेटमेंट ऑफ होम। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अगर कोई भी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को नहीं मानती है, मतलब हमारा संविधान जो राज्य की सरकारों से बोलता है करने को, अगर कोई राज्य सरकार उसे नहीं मानती है तो गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू वोटर्स, तो उस सरकार की जिम्मेदारी वोटर्स के लिए होगी। ऐसा इनमें से किसके द्वारा कहा गया, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, ऐसा इनमें से किसके द्वारा कहा गया। बहुत बढ़िया, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, ठीक है। भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर के ये बोल थे कि अगर कोई भी राज्य सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी को नहीं मानती है तो उसकी जिम्मेदारी वोटर्स के लिए बनती है, उसकी जवाबदेही वोटर्स के लिए है। इन विच ईयर कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट इंडियन पीपल will make Indian constitution without the disturbance of any external country। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और इस रेजोल्यूशन का मेन मतलब क्या था, कांग्रेस का कहना था कि भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही लिखेंगे और किसी भी देश के इंटरफेरेंस के बिना लिखेंगे। ऐसा कांग्रेस ने रेजोल्यूशन कब पास किया, बताइए जल्दी से। यह रेजोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा कब पास किया गया। अभिमन्यु सिंह, आंसर बिल्कुल सही है। अभिमन्यु के लिए तालियां, मीनल के लिए भी तालियां। 1936 में कांग्रेस के द्वारा यह रेजोल्यूशन पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशरी हैज द पावर टू इशू रिट इन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स बोथ। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इनमें से किसके पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में भी और लीगल राइट में भी। देखो एक यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट इशू करने की पावर होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और साथ में लीगल राइट्स के भी केस में रिट इशू कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ आपसे पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हुआ हाई कोर्ट। कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। यहां पर कंफ्यूजन लोगों को यही हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत है, उसके पास दोनों पावर होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, है इसका उल्टा। हाई कोर्ट के पास दोनों के लिए पावर है, सुप्रीम कोर्ट केवल रिट फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। कोई समस्या तो नहीं, ऑल सेट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन विच वीटो, आपसे यहां पर वीटो पावर की बात बोल रहा है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल फॉर रीथिंकिंग। आपसे कह रहा है यह कौन सा वीटो है जिसकी मदद से राष्ट्रपति किसी बिल को रीथिंकिंग के लिए वापस कर सकता है। रीथिंकिंग का मतलब पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति किसी बिल को वापस कर सकता है, किस वीटो की मदद से। कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऑप्शन है आपके सामने, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, या फिर केवल सस्पेंसिव और एब्सोल्यूट। ज्यादातर लोग सस्पेंसिव वीटो बोल रहे हैं, कुछ लोग एब्सोल्यूट भी बोल रहे हैं।
चलो इसका मतलब वीटो का मतलब ही नहीं पता आप लोगों को, इसका मतलब वीटो नहीं पता आप लोगों को। चलो एक काम करता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ कि मैं आपको अगले 2-3 दिन में 2 क्लास दे दूंगा। मुझे जो समझ आया वो ये आया कि आप लोगों को रेट का मतलब ही नहीं पता है अच्छी तरीके से, और रेट कितने तरीके की होती है, इसकी क्लास आपको दूंगा और दूसरा आपको वीटो की क्लास दूंगा। ठीक है, तो ये 2 क्लास मैं नोट कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहे हैं इस वजह से मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये अपने आप में टॉपिक है पूरा पूरा आधे घंटे से 45 मिनट का टॉपिक है। तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है, आपसे पूछ रहा है कि कौन से वीटो के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी बिल को वापस कर सकता है। ये है आपका सस्पेंसिव वीटो, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। इसी को रेगुलर वीटो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब यह होता है कि कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास आया है और राष्ट्रपति को वो बिल पढ़ के लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, तो राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हुए उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है कि माननीय महोदय, आप इस बिल में कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको आप रेक्टिफाई करके दें, तब मैं इस बिल को साइन करूंगा। अगला क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय हुम। आपसे कह रहा है लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसको कौन इलेक्ट करता है। भैया लोकसभा का स्पीकर कोई बाहर से इलेक्ट नहीं होता, इसको लोकल तरीके से इलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति उठ के स्पीकर बनता है। ठीक है, तो आपस में लोकली पर्ची बना के पर्ची डाल दी जाती है और उसी के थ्रू यहां पर डिसाइड कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक व्यक्ति बनता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आपसे कह रहा है संविधान के हिसाब से इनमें से किसके पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब समझते हो, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका, वैसे तो कार्यपालिका पता है क्या होती है, पीएमओ होती है। अरे भाई एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ना। प्रधानमंत्री जब आप बनाते हो तो प्रधानमंत्री दावों के बेसिस पर ही तो बनाते हो। एक बात बताइए, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जिसको सरकार बनानी होती है, पार्टियां आपसे वादा करती है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, वहां पर ब्रिज बना देंगे, यहां पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो वादे किए जाते हैं आपसे, इसी वजह से कार्य करने के लिए किए जाते हैं ना। ओके, तो कार्य करने के लिए आप सरकार को चुनते हो ना, इस वजह से कार्यपालिका तो सरकार होती है। लेकिन आपसे यहां पर सरकार का जिक्र नहीं कर रहा है, आपसे यहां पर कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है कार्यपालिका की शक्तियां और किसके पास होती हैं। उसके पास तो होती है, मतलब लोकसभा के पास तो है ही है, इसके अलावा बताइए। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन की मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास तो है ही है, उसके अलावा राष्ट्रपति के पास होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पावर। लेकिन राष्ट्रपति के पास कब होती है एग्जीक्यूटिव की पावर, ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी, आप देखते हो वैसे भारत में कोई भी स्कीम अप्लाई करनी होती है तो राष्ट्रपति थोड़ी करता है, लेकिन जब एक बार इमरजेंसी लगती है तो केंद्र की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। उस टाइम पर राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव भी हो जाता है। राष्ट्रपति के हाथ में सारी ताकतें हैं, राष्ट्रपति सारे काम वही कर सकता है जो कि प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम। लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन, ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको देता है, डेप्यूटी स्पीकर को देता है। ध्यान रखिएगा, डेप्यूटी स्पीकर अपना किसको देगा, लोकसभा स्पीकर को, और स्पीकर किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को। इसी तरीके से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी वाइस वर्सा होता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको देता है अपना रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ध्यान रखना, नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम पे नीति आयोग के चेयरपर्सन है। और नीति आयोग के इस टाइम पे वाइस चेयरपर्सन कौन है, यह है डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ इस टाइम पे कौन है, यह है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली फीमेल जज कोई बता सकता है आप में से, बताइए विच वन इज द राइट आंसर।
ऑप्शन है आपके सामने, मीरा कुमारी, सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी या फिर इंदिरा बनर्जी। बहुत बढ़िया, ये कौन है? ये हैं राजकुमार। काइट आंसर सही है। पटेल अभिषेक, साक्षी तोमर, सभी के आंसर सही है, बिल्कुल सही। ये हैं फातिमा बीवी, ध्यान रखिएगा, फातिमा बीवी। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली फीमेल जज थी। हु जनरली डज नॉट वोट इन लोकसभा बिकॉज हिज वोट इज डेसिसिव। डेसिसिव का मतलब समझते हो? डेसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। इसको क्या बोलते हैं? निर्णायक। निर्णायक का मतलब होता है निर्णय करने वाला। इसमें से कौन है जो कि जनरली वोट नहीं करता लोकसभा में, क्योंकि इसका वोट निर्णायक होता है? यह है स्पीकर। स्पीकर केवल उस केस में वोट करता है जब टाई का केस होगा। टाई का मतलब केस कि भाई ए को 50 वोट मिल गए और बी को भी 50 वोट मिल गए। इस केस में स्पीकर आके वोट करेगा। स्पीकर जिस तरफ भी वोट कर देगा वो व्यक्ति जीत जाएगा। मान लो ए को वोट दे दिया तो ए जीत जाएगा, तो इसका वोट क्या हुआ? डेसिसिव हो गया ना, निर्णायक हो गया ना। इसी वजह से स्पीकर का वोट निर्णायक होता है। एक क्वेश्चन और, स्पीकर के वोट को बोलते क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर के वोट को कास्टिंग वोट बोलते हैं। कास्टिंग वोट इसके वोट को बोलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? आपसे पूछ रहा है, अब आपसे यह पूछ रहा है, अभी आपसे सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? आंसर बताइए जल्दी से, आंसर जल्दी से बताइए। यह क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, आंसर बताइए जल्दी से, यह क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। जी रोहिणी, अन्ना चंदी, मीरा रेड्डी या फिर लीला सेठ? बताइए जल्दी से। कई लोग लीला सेठ बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग लीला सेठ बोल रहे हैं। अच्छा, और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? कोई दावे के साथ बोल सकता है? कोई दावे के साथ आंसर कर सकता है? चलिए ध्यान रखिएगा, लीला सेठ। जो लोग भी लीला सेठ बोल रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस, तब आपका आंसर होगा फातिमा बीवी, और जब आपसे पूछे हाई कोर्ट के बारे में तो आपका आंसर होगा लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 विच वॉज द रूलिंग पार्टी इन ब्रिटेन? आपसे बोल रहा है जब भारत 1947 में आजाद हो रहा था उस टाइम पर ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी कौन सी थी? मजा आ गया ना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। बता सकते हो उस टाइम पर ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी कौन सी थी? उस टाइम पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली की पार्टी का नाम आपसे पूछ रहा है, बता सकते हो? नेशनल ब्रिटिश पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स या फिर स्कॉटिश नेशनल पार्टी? लेबर पार्टी बोल रहे हो? कॉपी पेस्ट तो नहीं चल रहा है मामला? कॉपी पेस्ट मामला तो नहीं चल रहा है? देख लेना कॉपी पेस्ट वाला मामला ना चलने पाए। बताओ जल्दी से। अब डिफरेंट आंसर आने लगे, अब डिफरेंट आंसर आने लगे। बिल्कुल सही, लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी, अब भूलना मत। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग देम टेक ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज? क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इनमें से सीजीआई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नर, राज्य के जो राज्यपाल हैं, इन चारों में से कौन वो व्यक्ति है जो कि शपथ लेता है संविधान को अपहोल्ड करने के लिए और उसके लॉज को? ये है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो हमेशा ध्यान रखना, ओथ तो बहुत सारे लोग लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। देखो हमेशा ध्यान रखना, ओथ तो बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री भी ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट भी ओथ लेते हैं, ये सभी लोग ओथ लेते हैं, गवर्नर भी ओथ लेते हैं। लेकिन इनकी ओथ में एक चीज होती है, ये शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति एकनिष्ठ रहूंगा, मैं संविधान के प्रति अपनी सच्ची आस्था रखूंगा।
ये इनकी शपथ होती है। लेकिन जितने भी जुडिशरी के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि जजेस हो गए, इनकी ओथ में एक चीज ऐड होती है, मैं संविधान के प्रति अपनी सच्ची आस्था तो रखूंगा ही रखूंगा, साथ में संविधान को सुरक्षित रखने का भी काम करूंगा। बात आ रही है समझ? तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उसे सुरक्षित रखने को, उसकी आस्था को मिटने नहीं दूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा उसके जेस्ट को। ये ओथ लेते हैं जुडिशरी के लोग केवल, सीजीआई। विच वन इज कंपिटेंट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजन, आपसे सिटीजनशिप, आपसे पूछ रहा है भारत की नागरिकता के लिए जो संशोधन होगा, ये पावर किसके पास है? भारत की नागरिकता, राष्ट्रपति भारत की नागरिकता दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। ध्यान रखिएगा, किसको भारत की नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये फैसले पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है भारत की नागरिकता के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ वॉट, आपसे कह रहा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उनको संविधान में किस आइडिया के साथ इंक्लूड किया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, ठीक है, कि मतलब जो असंवैधानिक एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए। प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को जो वायलेट करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। या फिर गिविंग मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को ज्यादा ताकत देने के लिए। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, जो लोग बोल रहे हैं सेकंड, उन सभी के आंसर सही हैं। सेकंड वन इज द राइट आंसर। कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं? आपके मौलिक कर्तव्य यही सब तो है ना, कि आपस में भाईचारा रखिए, कोई भी जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको खराब मत करिए, एटमॉस्फेयर को खराब मत करिए, यही तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहिए, यही सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ये अभी शाम को भी क्वेश्चन मैंने कराया था मिसलेनियस वाले में। भारत में कितने अब हाई कोर्ट हैं? भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है यह है अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा ये हाई कोर्ट है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस है? ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, करीब 160 जज के आसपास है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं? ध्यान रखिएगा, एनए, इसके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट में कितने भी नंबर ऑफ जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? पहले 30 का प्रावधान था, ध्यान रखिएगा, 31 का प्रावधान था, अब 34 का प्रावधान है। मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा 33 + 1, 33 नॉर्मल जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस का प्रावधान है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट? आपसे पूछ रहा है उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। अब देखो यहां पर मैं एज का प्रावधान आपको बता देता हूं। 35 साल किसके किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल मतलब उपराष्ट्रपति के लिए, और गवर्नर मतलब राज्यपाल के लिए। इन तीनों के लिए मिनिमम 35 साल उम्र चाहिए। 30 साल किसके लिए चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। 25 साल किसके लिए चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और साथ में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई समस्या तो नहीं अब? और पंचायती राज सिस्टम का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए। कोई समस्या तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं। Which of the following writ is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो पहले प्यार से। आपसे पूछ रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी पब्लिक पोस्ट को धारण कर रखा हो जिसके वो योग्य ना हो, उस केस में उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी करी जाएगी। समझे नहीं? केस का मतलब नहीं समझे? ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोग पैसे देके नौकरी ले लेते हैं, करप्शन के थ्रू नौकरी ले लेते हैं। अगर मान लो एक सेकंड को कोई ऐसा केस है, ठीक है, कि किसी की नौकरी करप्शन के थ्रू लग गई, ठीक है, उस केस में क्या हुआ, बाद में मान लो इंक्वायरी बैठ गई, बाद में मान लो गवर्नमेंट बदल गई और इंक्वायरी बैठ गई उसके ऊपर। जब इंक्वायरी बैठी तो कुछ लोग उसमें गिल्टी पाए गए कि भैया फलाने ने 10 लाख रुपए देके कोई पोस्ट ली या 5 लाख रुपए देके कोई पोस्ट ली। उस केस में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, उसके खिलाफ क्यू वारंटो जारी करेगी। क्यू वारंटो का मतलब यह होता है, हिंदी में इसको अधिकार प्रक्षा बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, परेशान मत हो, रिट में पढ़ाऊंगा अगले 1-2 दिन में। क्यू वारंटो का मतलब है अधिकार प्रक्षा। क्यू वारंटो के तहत जुडिशरी बोलती है कि आपने जिस पोस्ट को धारण किया हुआ है आप उसके योग्य नहीं हैं, कृपया करके उस पोस्ट को तुरंत छोड़ दें, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज लिटिल इंडिया? इनमें से कौन सा शहर है जिसको लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर सिटी, सेरागून रोड, या फिर सेलेटर, या फिर यूशुन? विच वन इज द राइट आंसर? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। बता सकते हो क्या आप इसका आंसर? क्या आप बता सकते हो? बताइए जल्दी से। ज्योति का आंसर सबसे पहले और बिल्कुल सही, यह है सेरंगून, ठीक है, सेरंगून रोड। ओके, सेरंगून रोड को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। सेरंगून रोड को लिटिल इंडिया पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा सबसे ज्यादा इंडियन फूड अगर कहीं मिलता है, सबसे ज्यादा इंडियन फूड, तो वो सेरंगून रोड में ही मिलता है। अब गूगल पे सर्च करना ये आपका काम है कि सेरंगून रोड कहां पड़ता है। सभी लोग सर्च करना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, उनसे शिकवा करे भी तो करें क्या, अपनी ही आंख का आंसू अपना ना हुआ। अगला क्वेश्चन, विच नेम इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफेस? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा नाम है भारत का जो कि भारत के संविधान में निहित किया गया है। मतलब हमारे संविधान में भारत का क्या नाम लिखा हुआ है? इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, या आर्यवर्त लिखा हुआ है? प्रीफेस की बात हो रही है। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रस्तावना में कौन सा नाम लिखा हुआ है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? इंडिया लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर? आपसे कह रहा है राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? भैया सिंपल है, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, देखो यहां पर एक चीज समझो, प्रेसिडेंट मतलब केंद्र की बात हो रही है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई। उसी तरीके से राज्य में गवर्नर है, गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जज गवर्नर को ओथ दिलाएगा। बस ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटमेंट का मतलब समझ रहे हो? हस्ताक्षर जिसके होते हैं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय हुम? आपसे कह रहा है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? भैया हाई कोर्ट के जजेस को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। यहां पर आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो, ऐसे समझो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पर गलतियां बहुत होती हैं। तो अब ऐसे समझना, आज के बाद से ये बात दिमाग में डाल लो हर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? दोनों के जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट।
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करेगा। कोई समस्या तो नहीं? आपसे यहां पर पूछ रहा है हाई कोर्ट जज, खुद देख लो, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। समस्या तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम सुल्तान बन गए हैं। तुम सुल्तान बन गए हो। आज हमारे सर पे जो ताज है, इसकी वजह से हम बेहद खुश हैं। ये ताज तो कल तक हमारे अब्बू जान के सर पे हुआ करता था। ये ताज, ये हाई बेवफा, सर बदलता रहता है। कल तुम्हारे अब्बू जान के सर पे था, आज हमारे सर पे है और अब तुम्हारे सर पे। आओ इस अजीम मौके पर सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत मोहब्बत बख्शो। लाइक ठोको यार, दबा के लाइक ठोको। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने प्रीफेस का आइडिया दिया है? जल्दी से। प्रीफेस का आइडिया संविधान में प्रस्तावना का आइडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाई एनी ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं हटाया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21 ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जिनको बोलते हैं राइट टू लिव, जीने का अधिकार। ये आपसे इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं छीना जा सकता। सो आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटाए जा सकते हैं, बाकी सारे सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रेसिडेंट रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट देन हु विल सर्व देयर पोस्ट एट दैट टाइम? आपसे पूछ रहा है अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से तो उस टाइम पर राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व कौन करेगा? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति की पोस्ट को वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो कौन सर्व करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हुआ उस टाइम पे तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठेगा। ठीक है। एक चीज और, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट पर होगा तो इसको सैलरी किसकी मिलेगी? इसको सैलरी राष्ट्रपति की ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या उपराष्ट्रपति को उस टाइम पर दो सैलरी मिलेंगी, एक राष्ट्रपति की और एक उपराष्ट्रपति की? आंसर है नो, सैलरी एक ही मिलेगी। वो जब तक राष्ट्रपति की पोस्ट पे रहेगा वो राष्ट्रपति की पावर को एंजॉय करेगा और राष्ट्रपति की सैलरी भी लेगा। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट छोड़ के फिर आएगा अपनी पोस्ट पे, फिर से उसकी सैलरी वाइस प्रेसिडेंट वाली ही हो जाएगी। हु कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट सेशन विदाउट मेंबरशिप? आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जो कि पार्लियामेंट सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है बिना मेंबरशिप के? तो भैया ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास पावर होती है कि ये पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को अटेंड कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि ये मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, इस वजह से ये वोट नहीं कर सकता है। क्या नहीं करेगा? वोट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत की किसी भी जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कहीं पर भी किसी की केस की सुनवाई में भी जा सकता है, उसे भी अटेंड कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं दे सकता, मतलब डिसीजन नहीं दे सकता। समझ आ गई बात? क्योंकि जज नहीं है ये, इस वजह से आंसर हमारा क्या हुआ? सेकेंड वन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 होता है इसके लिए। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद बजट? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि बजट के बारे में हमें बताता है? यह है आर्टिकल 112, यह हमें बजट के बारे में बताता है। आर्टिकल 110 ये मनी बिल के बारे में बताता है, मनी बिल। आर्टिकल 117 ये फाइनेंस बिल के बारे में बताता है। आर्टिकल 315 ये यूपीएससी के बारे में बताता है। और आर्टिकल 112 आपका बजट हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में बजट नाम का वर्ड ही नहीं है। हमारे संविधान में 112 में बजट को क्या बोला गया है? इसको फाइनेंस प्लान बोला गया है। क्या बोला गया है? फाइनेंस प्लान। राइट। बॉडी कौन बोला? कौन बोला बॉडी? 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर?
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए जल्दी से। ये इतने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता। 2019 और 2018 दोनों का पेपर देख लीजिएगा। 2019 और 2018 दोनों का पेपर देख लीजिए। दोनों बार एसएससी सीजीएल के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात और बोलूं, एसएससी को सबसे ज्यादा अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट पसंद है तो यही पसंद है। एसएससी सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 16 किसके लिए है? ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है। आर्टिकल 18 किसके लिए है बता सकते हो? और आर्टिकल 19 तो आपका राइट टू फ्रीडम हो गया। आर्टिकल 16, 17 और 18 ये तीनों आपके इक्वलिटी से जुड़े हुए हैं। 18 आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ठीक है, पदों को खत्म कर दिया गया है। मैं फंडामेंटल राइट आपको यार पढ़ाऊंगा एक दिन अच्छे से। देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स इन नेशनल कमीशन फॉर एससीज? आपसे कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर एससी में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में कितने मेंबर्स का प्रावधान है? ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी दोनों में 3-3 मेंबर्स का प्रावधान है। कितना? 3-3 मेंबर का। ये 3 मेंबर कैसे होते हैं? एक होता है आपका चेयरपर्सन, दूसरा होता है आपका डेप्यूटी चेयरपर्सन और तीसरा होता है आपका असिस्टेंट चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट? आपसे पूछ रहा है सिक्किम भारत का राज्य बना। सिक्किम भारत का राज्य कौन से अमेंडमेंट के तहत बना? सिक्किम 36वें अमेंडमेंट के तहत भारत का राज्य बना। सिक्किम कौन से ईयर में भारत का राज्य बना? 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। वी हैव टेकन द आर्टिकल प्रोविजन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे भैया फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हुए हैं, है ना। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि हमने आर्टिकल कहां से लिए हुए हैं। ये जो अनुच्छेद हैं संविधान में, ये हमने कहां से लिए हुए हैं? ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकपाल ऑफिस? लोकपाल ऑफिस में कितने मेंबर्स का प्रावधान है? तो भैया लोकपाल ऑफिस में पूरे 8 सदस्यों का प्रावधान है। एक चीज और, लोकपाल के बारे में सारी चीजें बता देता हूं 2 मिनट के अंदर। लोकपाल क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है कि भारत में केंद्र सरकार को ऑडिट करना, ठीक है। केंद्र सरकार कहीं पर भी अगर करप्शन में लिप्त पाई जाएगी तो उसके लिए यह फैसला लेगा लोकपाल। इस टाइम पर लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल चेयरपर्सन कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब और लोकसभा में कितने, लोकपाल में कितने मेंबर्स का प्रावधान है? लोकपाल ऑफिस में 8 मेंबर्स का प्रावधान है। ये जो 8 सदस्य यहां पर होंगे, इनमें से 4-4 का प्रावधान है। 4 सदस्य जुडिशरी से होने चाहिए। किससे? जुडिशरी फील्ड से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए। और ये जो 4 सदस्य हैं बाकी, ये एससी या एसटी होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 8 सदस्य का यहां पर प्रावधान है। एक चीज और, लोकपाल की रिटायरमेंट एज कितनी है? लोकपाल की रिटायरमेंट एज 70 साल है, 70 ईयर्स। दूसरी चीज, लोकपाल का ऑफिस पीरियड कितना होता है? लोकपाल का ऑफिस पीरियड 5 साल का होता है। ओके, अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होते हैं वही ज्यादातर इसमें आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 साल हुई ना। 65 साल में वो रिटायर होता है। तो 65 साल के बाद वो रिटायर होकर अगर इसमें लग जाता है तो वो 5 साल यहां सर्व कर सकता है। तभी देखो 70 साल इसकी रिटायरमेंट एज रखी गई है, बड़ा सोच समझ के, ठीक है। इतनी चीजें लोकपाल के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन होता है? आंसर करो जल्दी से। बताइए जल्दी से। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन होता है? ये क्या बोल रहे हैं? मैं देखो अभी आई थिंक किसी का अभी क्वेश्चन मैंने देखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ पाया। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका क्वेश्चन ये है कि
वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है या राज्यसभा का चेयरपर्सन की सैलरी मिलती है? ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है, उसको राज्यसभा का चेयरपर्सन होने के नाते राज्यसभा के चेयरपर्सन की सैलरी मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन होता है? रूलिंग पार्टी? भैया रूलिंग पार्टी को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, रूलिंग पार्टी को कोई मतलब नहीं फंडामेंटल राइट से। जुडिशरी, पार्लियामेंट या फिर ऑल ऑफ अबव? तो भैया फंडामेंटल राइट आपके प्रोटेक्टर हैं, ये जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है, जो जुडिशरी आपका गार्जियन है फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है यार, नींद आ रही है क्या? अगर आज के लिए इतना ही रखना है तो बताओ, क्योंकि आज दूसरी क्लास है, मुझे पता है हो भी सकता है। अगर थक रहे हो तो यहीं से आगे कल स्टार्ट करूंगा, जल्दी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बोला है बाउंस नहीं मारना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस बताओ जल्दी से। अरे 1 घंटे या 2 घंटे मैं नहीं देखता हूं स्ट्रगलर, आप स्ट्रगलर हो के ऐसी बात कर रहे हो, आप मुझे जानते नहीं हो, इसका मतलब मैं 1 घंटे या 2 घंटे नहीं देखता हूं, मैं टाइम नहीं देखता हूं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से करता हूं काम। कंटिन्यू करूं? चलो एक काम करते हैं यार, आज आधे लोग बोल रहे हैं, एक काम करते हैं 14 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 70 तक कर लेते हैं। ठीक है, 70 तक कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, उसके बाद छोड़ देता हूं आज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले सीडीएस अभी कुछ टाइम पहले बनाए गए हैं, कौन? ये हैं जनरल बिपिन रावत। तो बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस हैं, इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? सीडीएस की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आर्मी के जनरल की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 साल। तो 65 साल हमारा इसका आंसर है सीडीएस का। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम? राष्ट्रपति के इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? राष्ट्रपति के इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसी की होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट? आपसे पूछ रहा है राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? भाई साहब गांठ बांध के रख लो, भारत में कोई भी वो पोस्ट जिस पे इलेक्ट होता है पर्सन, मतलब चुनावी प्रक्रिया के थ्रू जो आ रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट होकर पर्सन आ रहा है, वो कभी भी रिटायर नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा बुढ़ापे तक, जब तक चाहे। रिटायर भारत में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी होते हैं। तो ये भारत में इस बात की बड़ी समस्या है, भारत में इस चीज में बदलाव आना चाहिए। रिटायरमेंट एज पॉलिटिशियंस के लिए भी होनी चाहिए। ओके, मेरा ये मानना है, बाकी आपका क्या मानना है समझ सकते हो। क्योंकि भैया जो इतनी पढ़ाई करके लोग जा रहे हैं, जो एग्जाम निकाल के जा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट एज है, ठीक है, और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनकी रिटायरमेंट एज नहीं है। तो फिलहाल यहां पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपसे पूछ रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? नॉट स्पेसिफाइड, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। देयर आर हाउ मैनी वर्ड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए भारतीय संविधान में कितने वर्ड्स हैं, कितने शब्द हैं भारतीय संविधान में? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। भारतीय अर्नब, कुछ भी अनाउंसमेंट होगा तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, ठीक है? हाँ, बताइए जल्दी से, भारतीय संविधान में कितने वर्ड्स हैं? कैन एनीबडी टेल? सौरभ, काफी लोग बोल रहे हैं आज छोड़ने को, इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ देता हूं आज, फिर 70 पे ही डी लॉक कर दूं। आनंद शर्मा, बिल्कुल सही आंसर है। कुशल चौहान, आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 1,17,369 वर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइंड राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन को डिजाइन करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया है एडविन लिटियंस ने। किसने? एडविन लिटियंस ने। अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति भवन कहां पड़ता है? ये दिल्ली में रायसेना हिल में पड़ता है।
रायसीना हिल। इस हिल का नाम क्या है? रायसीना हिल। रायसीना हिल पता है किसका पार्ट है? ये आपका पड़ता है शिवालिक रेंज में, हिमालय की शिवालिक रेंज में पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट? मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितने बार इलेक्ट हो सकता है? ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड टाइम्स। एक व्यक्ति कितने भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति का टेन्योर कितना है? 5 साल का। अमेरिका के राष्ट्रपति का टेन्योर कितना है? 4 साल का। मतलब अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 8 साल तक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में वो जितने बार इलेक्ट होगा उतने बार वो सर्व कर सकता है, अनलिमिटेड टाइम्स। व्हाट इज द टोकन मनी अमाउंट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? आपसे पूछ रहा है अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है आपको तो कितना टोकन मनी आपको जमा करना पड़ता है, आपको कितना पैसा जमा करना पड़ता है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए टोकन मनी आपको जमा करनी पड़ती है। ठीक है, एक टाइम पे पहले केवल 2,500 हुआ करता था, अब 15,000 है। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि ये 15,000 रुपए रिफंडेबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना ये 15,000 रुपए रिफंडेबल होते हैं। जब आप चुनावी प्रक्रिया पूरी आपकी खत्म हो जाएगी तो ये 15,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। आप प्रेसिडेंट बने अथवा ना बने ये रिफंडेबल होते हैं। लेकिन एक चीज और, अगर वोटिंग प्रक्रिया के दौरान आपको 1/6 से भी कम वोट मिले, मतलब 100 लोगों ने मान लो वोट किया, तो 100/6 कर लो, इससे भी कम वोट अगर आपको मिले तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब आपके 15,000 रुपए फिर आपको नहीं रिफंड होंगे, वो फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर 1/6 से कम आपको वोट मिलेंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्लियर? समझ गए? उससे ऊपर वोट मिले तो आप प्रेसिडेंट बने या ना बने, आपको ये पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। इफ प्रेसिडेंट अप्लाइड पॉकेट वीटो ओवर एनी बिल देन हिज आंसरेबिलिटी टू whom? क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे पूछ रहा है अगर राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो किसी बिल के ऊपर लगा दिया तो उसकी जवाबदेही किसको होती है? भैया राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड पावर है, इसके तहत बहुत बड़ी शक्ति है ये। राष्ट्रपति की जवाबदेही किसी को नहीं होती है, उसकी आंसरेबिलिटी किसी को नहीं है और कोई भी उससे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय whom? भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन इलेक्ट करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ये सभी वोट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के लिए, इंपीचमेंट मतलब समझते हो ना, इसको बोलते हैं महाभियोग हिंदी में। महाभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना। मतलब अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है तो फिर आपको उसके लिए महाभियोग लाना होगा। महाभियोग का मतलब आपको असहमति पारित करनी होगी। ठीक है, तो आप एक बिल लाओगे और उसके बाद पूरे पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। अगर पार्लियामेंट में बहुमत से आपका बिल पारित हो जाता है कि मतलब ज्यादातर लोग, मतलब मेजॉरिटी ये बोलती है कि हाँ ये व्यक्ति बनने के योग्य नहीं है प्रेसिडेंट, उसके बाद फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का गठन किया जाता है, वो फाइनल फैसला लेती है, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से आप रिमूव कर सकते हो। अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया तो इसको बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट सिद्ध हो पाया है? आंसर है नो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61 में प्रावधान है। आर्टिकल 62 क्या है? आर्टिकल 62 क्या है? ध्यान रखिएगा, ऑफिस फिलर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस फिलर, फिलर का मतलब समझते हो ना? आर्टिकल 62 हमें बताता है कि अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है उसकी पोस्ट से, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट अगर उसकी पोस्ट पर आया है तो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है? मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने से ऊपर नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगले 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करके लाए पोस्ट पर। यह आर्टिकल 62 बताता है। आर्टिकल 72 क्या बताता है? ये पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, इसको क्षमादान शक्ति बोलते हैं। आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम या ज्यादा कर सकता है। 5 साल की सजा मिली है तो उसको 10 साल में भी कन्वर्ट कर सकता है, 10 साल की मिली है तो उसको घटा के 2 साल में भी कर सकता है,
या फिर इतना ही नहीं, डेथ पेनाल्टी को भी माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह पोस्ट खाली नहीं रह सकती है आर्टिकल 52 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, देयर इज द फोटोलिथोग्राफ कॉपी, वेयर इज द फोटोलिथोग्राफ कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोटोलिथोग्राफ कॉपी का मतलब समझते हो? संविधान की ये वाली जो कॉपी है, ठीक है, जिस पर संविधान के अक्षर कम, एक तरीके से आप बोल सकते हो हाथ से लिखे हुए नहीं, हाथ से लिखे हुए नहीं, फोटोलिथोग्राफ एक तरीके की अक्षरों की बनावट होती है। तो ये वाली जो कॉपी है, फोटोलिथोग्राफिक कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इनमें से किस जगह पर रखी हुई है? पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में रखी हुई है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में रखी हुई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है? बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून बोल रहे हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? कुछ लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी। ओके, देखो जो लोग भी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो आपकी फोटोलिथोग्राफ कॉपी है, ये सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर पंचायती राज इलेक्शन? पंचायती राज इलेक्शन के लिए भारत में सबसे कम उम्र की जरूरत होती है। पंचायती राज इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए आपको, इसका मेंबर बनने के लिए पंचायती राज का मिनिमम 21 साल उम्र की जरूरत होती है। तो मिनिमम 21 साल इसके लिए प्रावधान है। पंचायती राज इलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम? आपसे कह रहा है पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं इनको कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राष्ट्रपति की, गवर्नर की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायती राज इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। राज्य के अंदर के जितने भी लोकल गवर्निंग बॉडी इलेक्शन है उन सभी को कंडक्ट कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। उससे ऊपर के जितने इलेक्शन है उन सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय हुम? आपसे कह रहा है भारत का जब संविधान लिखा गया था, ओरिजिनली वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये कौन है? बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रजैदा के द्वारा लिखा गया था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था? आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए। एम एन रॉय बोल रहे हैं, पूर्णा कोठारी, पूर्णा कोठारी और जिंग साइंस आंसर सही है। गजाला अफरीन आंसर सही है। जितने भी लोग बोल रहे हैं ये रायजदा साहब हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, इनके ही द्वारा हमारा संविधान लिखा गया है, हैंड रिटन है इनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये जो ओरिजिनल कॉपी है बिल्कुल ये इनके द्वारा लिखी गई है। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं और मेरा माइंड बदल चुका है। मेरा माइंड ये बदल चुका है कि जिन लोगों को क्लास नहीं करनी है, जिन लोगों को नींद वगैरह आ रही है, वो लोग बाद में ऑफलाइन देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ओके। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग मेरे साथ बने रहो, 30 क्वेश्चन और करेंगे, पूरे 100 करते हैं यार, आज का काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो मेरा माइंड अब बदल चुका है, कोई समस्या तो नहीं? पानी में पी लूँ यार, जल ग्रहण करना जरूरी है। यार ये बोतल मुझे अच्छी मिल गई है, ग्लूकॉन डी में लाया था, ग्लूकॉन डी के साथ मिली थी मुझे, ये बढ़िया बोतल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सीडीएस में भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। नॉर्मली ऐसे आपको देखने को मिलती नहीं है, ये संविधान की ओरिजिनल कॉपीज है। इस तरीके से
लिखा गया था, ये हैंड रिटन है, फोटोलिथोग्राफिक कॉपी नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आपसे पूछ रहा है आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, टी एस नरसिम्हा या फिर कैलाश नाथ काटजू? विच वन इज द राइट आंसर? करोगे आंसर? थैंक यू मिस्टर स्ट्रगलर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, बी आर अंबेडकर। अच्छा, बी आर अंबेडकर के बारे में एक चीज आपको बताता हूं। बी आर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। और इनके निधन से पहले ये दिन था 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 को बी आर अंबेडकर ने धम्म नीति अपनाई थी। धम्म नीति मतलब समझते हो? बौद्धिज्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो इस दिन को, जिस दिन बी आर अंबेडकर ने धम्म नीति अपनाई थी 14 अक्टूबर 1956, इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, माफ करिएगा मैंने यहां पर गलत बोल दिया, महापरिनिर्वाण दिवस नहीं, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस। यार माफ करना यार, मैं भी कंप्यूटर नहीं हूं ना। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर 1956 को। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। इस दिन धम्म नीति बी आर अंबेडकर ने अपनाई थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, ये अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीकर का वोट डिसिसिव होता है, निर्णायक होता है, इसके वोट को कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन लोकसभा? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर्स का प्रावधान था। लोकसभा में कितने मेंबर्स का प्रावधान है? 552 मेंबर्स का प्रावधान है, जिसको आप ऐसे लिखोगे 550 प्लस 2। ये जो 550 होते हैं ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये जो 2 होते हैं ये कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इन दोनों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। लेकिन ध्यान रखना, संविधान में अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 104वां अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट के हिसाब से लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की सीट्स को खत्म कर दिया गया भैया। अब ये नहीं है सीटें, और ये सीटें किसको दे दी गई हैं? ये सीटें SC ST को दे दी गई हैं, ठीक है। और ये भैया सही भी है, मानते हैं ना। आज आज़ादी को 70 साल हो गए। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ ब्रिटिशर भारत में ही रुक गए थे, जिन्होंने भारत में ही भारतीयों से शादी कर ली थी, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर महिलाएं थी जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी कर ली, कुछ ब्रिटिशर पुरुष थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली है। अब वो जब यहाँ रह गए तो वो क्या हो गए? वो हो गए आंग्ल भारतीय, मतलब आधे इंडियन आधे ब्रिटिशर, ठीक है। तो उनको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। तो उनके हितों के संरक्षण के लिए ये 2 सीटें उन्हें दी गई थी। लेकिन अब 70 साल के बाद भी, 70 साल तक अब वो है नहीं, ठीक है। वो लगभग अब दुनिया से जा चुके हैं, तो इस वजह से इनको खत्म कर दिया गया है। और आंग्ल भारतीय अब भारतीय में वैसे भी कन्वर्ट हो चुके हैं। 70 साल के बाद इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया और ये सीटें SC STs को दे दी गई। तो ये कौन सा संशोधन है? 104वां संशोधन है संविधान का, ध्यान रखिएगा। 104th कौन से ईयर में ये संशोधन हुआ है? ये इसी साल हुआ है, जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रेडी टू बर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन ये व्यक्ति है जो कि संविधान जलाने के लिए तैयार था? बताइए जल्दी से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, बताइए। ये पता है, ये क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। अरे 200 स्टूडेंट चले गए या 500 स्टूडेंट चले गए, उससे फर्क नहीं है। आप जल्दी आंसर बताइए फटाक से। बिल्कुल सही, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर।
संविधान की गरिमा को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, ठीक है, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा, ये जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पर एक बार कहा था संविधान की गरिमा को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहां पर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इन राज्यसभा ऑन 2 सितंबर 1953। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ो। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई शैल बी फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। B.R. अंबेडकर ने क्या कहा? दोस्तों, आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान बनाया है, बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट, बट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं ये कहने के लिए, दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा इसको जलाने वाला। आई डू नॉट वॉन्ट इट, इट डजेंट सूट एनीबडी, बट वेर एवर दैट मे बी, इफ आवर पीपल वॉन्ट टू कैरी ऑन, दे मस्ट नॉट फॉरगेट दैट देर आर मेजॉरिटीज। किसके बारे में बोल रहे हैं? मेजॉरिटीज के बारे में। एंड देयर आर माइनॉरिटीज and they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no, to recognize you is to harm democracy। आपसे क्या कह रहे हैं? B.R. अंबेडकर ने क्या कहा? इस संविधान के तहत मेजॉरिटी भी हैं और माइनॉरिटीज भी हैं, ठीक है, तो कभी भी मेजॉरिटी माइनॉरिटीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ये कहते हुए कि ओ नो, मुझे तुम्हें रिकॉग्नाइज या फिर रिकॉग्निशन देने में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा। अगर ऐसा होता है, आई शुड से दैट इज द ग्रेटेस्ट हार्म विल कम बाई इंजरिंग द माइनॉरिटीज। बात आ रही है समझ? अल्पसंख्यकों के हितों के लिए B.R. अंबेडकर का ये स्टेटमेंट था। समझ गए? इसी के बेसिस पर वो क्वेश्चन बना हुआ है। समझ गए बात को? क्या कहने का मतलब है? हाँ, इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन था कि रेडी टू बर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर? आपसे पूछ रहा है भारत में पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थे? भारत में पहली लोकसभा महिला स्पीकर कौन थी? बता सकते हो? आंसर करिए जल्दी से, जल्दी आंसर करिए। जी हां, स्टेट PSC के लिए भी है ये क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। कुछ लोग मीरा कुमारी बोल रहे हैं, कुछ लोग अरे यार, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन से पहले कोई महिला स्पीकर ही नहीं हुई है। मीरा कुमारी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीरा कुमारी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु इज द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसके लिए आर्टिकल 76 होता है, इसका असिस्टेंट कौन होता है? इसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का असिस्टेंट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये जुडिशरीज को अटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जहां पर नहीं पहुंच पाता, वहां पर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बिहाफ पर उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिस टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस टर्म कितना होता है? 5 साल, 6 साल, 10 साल या 2 साल? ये होता है 6 साल का कार्यकाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आर्टिकल 324। इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। सुनील अरोरा। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज? 73rd अमेंडमेंट। आपसे कह रहा है 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम का प्रोविजन लागू किया गया संविधान में। यह कौन से भाग में लिखा हुआ है पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। धन्यवाद प्रदीप, आपके प्यार के लिए तहे दिल से आभार। कुछ लोग पार्ट 9 बोल रहे हैं, कुछ लोग पार्ट 11 बोल रहे हैं। भाई साहब, जो लोग पार्ट 11 बोल रहे हैं उनसे मेरा कहना है ये है पार्ट 9, ठीक है? हाँ, पार्ट 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव्ड द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग? आपसे कह रहा है ये कौन सा साल है जब संवैधानिक सभा ने हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन अप्रूव किया था? ये
कौन सा ईयर है, बता सकते हो? ये कौन सा ईयर है? ये जो आज की डेट में आप नेशनल फ्लैग देखते हो ना, हमारा केसरिया, सफेद, हरा और बीच में अशोक चक्र, ये जो डिजाइन है हमारे नेशनल फ्लैग का, ये संवैधानिक सभा ने कब इसको अप्रूव किया था? ये दिन था 22 जुलाई। ये दिन था 22 जुलाई, लेकिन ईयर कौन सा था? ये ईयर कौन सा था? कुछ लोग 1948 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1947 बोल रहे हैं। प्रकाश बिस्ट का कहना है 1948। नेहा मिश्रा, प्रवीण ठाकुर 1947 बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह है 22 जुलाई 1947। ठीक है, यह है 22 जुलाई 1947। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? इंग्लिश भारत में किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना। नागालैंड में नेपियो रियो की इस टाइम पे सरकार चल रही है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है इस टाइम पे। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। आसाम में सबनंदा सोनवाल की सरकार है। अच्छा, आपको पता ही होगा ना, इस टाइम पे महाराष्ट्र के गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, वो इस टाइम पर गोवा का पदभार भी संभाल रहे हैं। वो गोवा के भी गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेनली रिटन इन विच लैंग्वेज? भारत का जो संविधान है वो मेनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर नन ऑफ अबव? भारत का संविधान जो है वो लिखा किस भाषा में गया, किस भाषा में लिखा गया था? हाथ से बताइए, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। देखो, नहीं, अभी एक पर्सन मैं नाम नहीं देख पाया, किसी ने भी बोला नन ऑफ अबव, उन सभी का आंसर सही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा जो मेनली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है भाई। तो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। कोई एक भाषा में नहीं लिखा गया है, साथ के साथ लिखा गया है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में एक साथ लिखा गया है, पैरेलल लिखा गया है। तो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन? आपसे पूछ रहा है स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं इनको कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट असेंबली का मतलब समझ रहे हो? हिंदी में इसको बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा, जिससे कि मुख्यमंत्री बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। क्वेश्चन ये आप लोग इसलिए गलत करते हो क्योंकि यहां पर स्टेट असेंबली इलेक्शन लिखा रहता है, तो आप लोग क्या लगा देते हो? स्टेट इलेक्शन कमीशन लगा देते हो। यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टेट असेंबली के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सबसे लोअर लेवल के इलेक्शन हैं। इसके नीचे के जितने भी इलेक्शन होंगे उन सबको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा, लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेजेस वर डेकोरेटेड बाय विच आर्टिस्ट? भारतीय संविधान के जो पेज हैं उनमें इस तरीके की डिजाइन्स बनाई गई हैं। ठीक है, इस तरीके की कई सारी डिजाइन्स और चित्रकारी करी गई है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, इन सभी को उसमें बनाया गया है। अब भारतीय संविधान की जो डिजाइन है ये ओरिजिनल डिजाइन है। यहां पर आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट पार्ट 3, उसमें ये डिजाइन है ऊपर पेज में। फंडामेंटल राइट में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों हैं इसमें। तो यहां पर आप देख सकते हो रामायण से जुड़ी हुई कई सारी कृतियां यहां पर बनाई गई हैं। तो ये जो डेकोरेशन है ये इनमें से किसके द्वारा किया गया है, बता सकते हो आप? ये डेकोरेशन नंदलाल बोस, सिद्धार्थ का कहना है नंदलाल बोस, ज्योति का कहना है 1 और 2 बोथ, राहुल का भी कहना है बोथ, सागर बोथ। भाई साहब, जो बोथ वाले हैं उन सभी का आंसर सही है, मतलब ओनली 1 और 2। तो ये जो डिजाइन्स हैं ये पूरे डिजाइन्स और चित्रकारी करी गई है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा। दोनों लोग कहां से बिलोंग करते थे? ये दोनों आर्टिस्ट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन ये देखिए, और ये देखिए डिजाइन साइड में, ये देखिए
कि आप देख सकते हो पार्ट 13 की इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से चित्रकारियाँ करी गई हैं। थोड़ा सा क्लोजर लीजिए, देखिए। हाँ बिल्कुल सही। ये कौन है? रॉयल नाइट, शांति निकेतन से ही ये दोनों आर्टिस्ट हैं। ये जितनी भी आप चित्रकारी देख रहे हो, जितनी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पूरी ये इसी तरीके की चित्रकारियां हमारे संविधान के पेजेस में है। ओके, प्रकाश मुंडाल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई विच बेसिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द रेशियो ऑफ माइनॉरिटीज। आपसे पूछ रहा है, माइनॉरिटीज का मतलब अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है किस बिहाफ पर हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को पहचानता है। मतलब अगर आप किसी को अल्पसंख्यक बोल रहे हो तो किस बिहाफ पर बोलते हो? भाई जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन के आधार पर। जिसकी पॉपुलेशन कम होती है, जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है, उस कम्युनिटी को हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। तो यहां पर बात हो रही है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में पर्टिकुलर कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के बेसिस पर माइनॉरिटीज डिक्लेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज नो एनी प्रोविजन टू इम्पीचमेंट। आपसे कह रहा है इनमें से किसके लिए हमारे संविधान में इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। भैया राष्ट्रपति को हटाना है तो इम्पीचमेंट लाना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है तो भी इम्पीचमेंट लाना होगा, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो भी लाना होगा इम्पीचमेंट। गवर्नर के लिए इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। गवर्नर विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पे रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा गवर्नर को हटा सकता है, गवर्नर को सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड। आपसे पूछ रहा है, अभी आपसे पूछा था लिथोग्राफिक कॉपी, वो कहां पर है? वो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। अब आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल कॉपी, ये जो हाथ से लिखी गई है ये कहां पर है? बता सकते हो? बताओ जल्दी से, हाथ से लिखी हुई कॉपी कहां पर है? हाथ से लिखी गई कॉपी कहां पर है? ये कौन है? अतुल यादव, आंसर सही है। अतुल यादव आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आफरीन, आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उन सभी के आंसर सही है। ये जो हाथ से लिखी हुई कॉपी अभी मैंने दिखाई थी, ये संविधान की कॉपी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आपको मिलेगी। When the Constitution draft was prepared and put up for debate and discussion, over how many amendments were made before it was finalized? क्वेश्चन का मतलब समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोल रहा है। आपसे पूछ रहा है जब संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है, जब ड्राफ्टिंग इसकी पूरी हो गई, उसके बाद डिबेट और डिस्कशन के लिए संविधान को रखा गया। जब संविधान के बनने के बाद डिबेट और डिस्कशन हुए तो वहां से फाइनल करने से पहले कितने संशोधन उसमें किए गए? दांतों तले उंगली दबा लोगे आप, 2000 संशोधन पूरे किए गए थे। समझ गए? मतलब संविधान को बनाने के बाद उसमें 2000 गलतियां निकाली गई थी और 2000 गलतियों के बाद जाकर संविधान को पूर्णतः लॉन्च किया गया था फाइनल तरीके से। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इन विच ईयर्स इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपसे पूछ रहा है आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी कब खोई थी? आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी खोई थी 1977 में, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी जब लगाई थी, हिंदुस्तान की जनता को उस टाइम पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया था 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट ना देकर। यह पहली बार था 1947 के बाद से जब कांग्रेस पार्टी 1977 में पूरे 30 साल बाद हारी थी। बात आ रही है समझ? तो 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लॉस्ट करी थी मेजॉरिटी, तब जाकर जनता दल की पार्टी यहां पर बनी थी। द फाइनल ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी ऑन विच डेट? आपसे पूछ रहा है संविधान का फाइनल ड्राफ्ट कौन सी डेट को रेडी हुआ था? बता सकते हो? संविधान का फाइनल ड्राफ्ट कौन सी डेट को रेडी हुआ था? कैन यू प्लीज टेल मी?
कोई बता सकता है? 1946, 47, 48 या 49? 26 नवंबर की तो डेट बिल्कुल सही है। यह रेडी कब हुआ था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और इसी के बाद 26 जनवरी 1950 को पहली बार हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया था। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज 62 साल होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की 60 साल होती है। लोकपाल की 70 साल होती है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेशन कमेटी हेड? आपसे पूछ रहा है पिछले साल जब 5 अगस्त का दिन था 2019, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी बनेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बाइफरकेशन कमेटी के हेड कौन बनाए गए थे? मतलब एक कमेटी बनाई गई जिसको जिम्मेदारी दी गई कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया जाएगा। तो इस कमेटी के हेड कौन थे? इस कमेटी के हेड थे संजय मित्र, सीनियर आईएएस अधिकारी, 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजय मित्र, ये इसके हेड थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? आपसे पूछ रहा है ये कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी एडवाइस ले सकता है? यह है आर्टिकल 143, आई लव यू आर्टिकल भी इसको बोलते हैं, 143 आई लव यू आर्टिकल। ठीक है, तो इसके तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि आर्टिकल 143 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है। Who has the right to take decision for president and vice president election dispute? आपसे कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो इनमें से किसके पास पावर है जो डिसीजन ले सकता है? भैया जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो ना ये एडवोकेट जनरल के बस की बात है, ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो लॉ ऑफिसर होता है भाई, ये डिसीजन क्या लेगा उसमें? हाई कोर्ट के भी बस की बात नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के बस की बात है ये, क्योंकि राष्ट्रपति शामिल है भैया यहां पर। ठीक है, हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ सीजीआई? देखो हम सभी को पता है राष्ट्रपति को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट सीजीआई के द्वारा होता है। अगर सीजीआई ही नहीं है तो फिर कौन शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को? बताइए। हु हैज द राइट टू टेक, माफ करना, Who appoints the president in absence of CGI? CGI अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को कौन अपॉइंट करेगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। नोटा। What will be the correct answer? What will be the, अरे यार प्रधानमंत्री, मारो मुझे, मारो मुझे, हद हो गई। प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हो यार? प्रधानमंत्री कतई नहीं, पहले ही एलिमिनेट कर दो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं अपॉइंट कर सकता यार, ये तो आप गांठ बांध दो। बिल्कुल सही, जो ये कौन है, अभिषेक पटेल, एंड्रो सोनू, इन सब के आंसर सही हैं। अभिनय गौतम, सभी के आंसर सही हैं। जो लोग नन ऑफ अबव बोल रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं। ठीक है यार, अभी बताया था अगर सीजीआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पर नहीं है, तो शपथ कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर सीजीआई नहीं है तो उसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिलाएगा। सिंपल है यार। वाइस प्रेसिडेंट पासेस द रेजिग्नेशन रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू हुम? देखो आपसे क्या, इतना तो आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट पासेस द रेजिग्नेशन रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू हुम, कि मतलब राष्ट्रपति ने वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगा। किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का इसमें पार्ट कौन सा है? लोकसभा स्पीकर।
ठीक है, या फिर पार्लियामेंट को हटाकर यहां पर लोकसभा स्पीकर ही आप कर दो तो ज्यादा अच्छा है। जब लोकसभा स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट क्यों देगा? क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन देगा तो लोकसभा स्पीकर उसको पढ़ेगा लोकसभा में। जब ये इसको पढ़ेगा लोकसभा में तो यहीं से पूरे देश को पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया है। समझ गए बात को? देश को कहां से पता लगेगा? पार्लियामेंट से ही तो पता लगेगा, लोकसभा से। तो जब लोकसभा में इसको पढ़ा जाएगा तब पूरे देश को पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने रिजाइन कर दिया। समझ गए? तो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर को देता है। स्टेट पीएससी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू हुम? स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ध्यान रखना, जैसे यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष रख देता है। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट पीएससी जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट हुआ वैसे ही राज्य में देखो गवर्नर। हमेशा ऐसे पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा देख लिया यार, सीधा सीधा तो हर कोई पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में जा क्यों नहीं रहा है? सीधा सीधा तो किताब में भी लिखा है, आप पढ़ रहे हो, दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है? हिरार्की से हमेशा पढ़ो, हिरार्की से पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। यूपीएससी केंद्र में होता है, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, और राष्ट्रपति किसको? पार्लियामेंट को। उसी तरीके से स्टेट पीएससी है, तो जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट है वैसे राज्य में गवर्नर है, तो स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देगा, और गवर्नर किसको देगा? स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब जिसको विधानमंडल बोलते हैं। जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? स्टेट पीएससी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू हुम? गवर्नर। मैटर सॉर्ट आउट? मैटर सॉर्ट आउट? चलो अगला क्वेश्चन। हु साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन तमिल? आपसे कह रहा है तमिलियन लैंग्वेज में, तमिलियन लैंग्वेज में हमारे संविधान को किसने साइन किया? इनमें से बता सकते हो? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इनमें से कौन है जिन्होंने तमिलियन लैंग्वेज में हमारे संविधान को साइन किया था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर आप लोगों से चाहिए, आंसर करने की कोशिश करिए, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। देखता हूं कौन सही आंसर बताएगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट और थर्ड? डोंट नो, नहीं पता। चलिए मैं बताता हूं। MC वीरबाहु पिल्लई। ठीक है, ये कौन व्यक्ति थे? MC वीरबाहु पिल्लई। ये बेसिकली कौन थे? बेसिकली बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे और एक बिजनेस पर्सन भी थे। तो उस टाइम पर संविधान सभा के सदस्यों में से एक ये भी थे, और इन्होंने भारतीय संविधान को साइन इन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने तमिल लैंग्वेज में साइन किया था। क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC के द्वारा, ये क्वेश्चन यूपी PSC में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ हैविंग अ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट आर एनरेस्ड इन? आपसे पूछ रहा है कि UPSC और स्टेट PSC के बारे में कौन से आर्टिकल और कौन से चैप्टर और कौन से पार्ट में बताया गया है हमारे संविधान में। तो बता सकते हो विच वन इज द करेक्ट आंसर? और कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है? बताइए जल्दी से, कोई भी बता सकता है आंसर? कहां पर उल्लेख किया गया है UPSC और स्टेट PSC का? ज्यादातर लोग फर्स्ट वन आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग फर्स्ट वन आंसर कर रहे हैं। अच्छा, यहीं तो गच्चा खा गए यार। एक बात बताओ, अगर आप लोग फर्स्ट वन बोल रहे हो, खुद सोचो, आर्टिकल 315 से लेकर 324 लिखा हुआ है। 324 आर्टिकल में क्या है? अभी मैं बताता चला आ रहा हूं। 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है।
ये तो यहीं से एलिमिनेट होगी ऑप्शन। अब बताओ, आप लोग फर्स्ट बोल रहे थे, मैंने तो एलिमिनेट कर दिया, गलत कह रहा हूं, बताओ। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत, फिर बोलोगे ये क्या हो गया। बताइए बताइए भैया, अब समझ आ रहा है? एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। हाँ, आ गया ना लाइन पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लाइन पे आ गया ना। अब ठीक से पूरा हर एक आपको पढ़ना है, हर ऑप्शन आपको ठीक से पढ़ना है। इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे देता है या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? द मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फ्रेश जनरल इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस, नए जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। द कैबिनेट में चूज अनदर लीडर, कैबिनेट नया लीडर चुनेगी, या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड व्हाट टू डू, राष्ट्रपति सोचेगा क्या करना है। बताओ भैया, बताओ भैया, जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया, ज्योति का आंसर सबसे पहले और सटीक। यार सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री अगर रिजाइन भी कर देता है तो भी डिसॉल्व हो जाती है ना, पूरी मिनिस्ट्री डिसॉल्व भी हो जाएगी सीधे, ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। द वन एंड ओनली सीजीआई, आपसे कह रहा है अकेले सीजीआई ये कौन है? हु होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अकेले सीजीआई ये कौन से हैं भारत के जिन्होंने राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व किया है इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट? ये हैं एम हिदायतुल्लाह अकेले ऐसे सीजीआई हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट को सर्व किया है। एम हिदायतुल्लाह ने 1969 में राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व किया है और 1972 में उपराष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व किया है, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह अकेले ऐसे सीजीआई हैं जिन्होंने वीपी और प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट को सर्व किया हुआ है, ओके। आप में से सभी लोग जिनको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए, या आप डिस्कशन करना चाहते हो अनदर स्टूडेंट के साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इस कोर्स को हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आपके लिए, रात रात तक जग के मेहनत कर रहा हूं, अपना गला फाड़ रहा हूं। जिम्मेदारी आपकी है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। अगर इसके बाद भी आप जिम्मेदारी अपनी नहीं, सिंसियरली इन सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाए तो गलती मेरी नहीं है, फिर आपकी गलती है। जिंदगी आप अपनी नहीं बना पाओगे तो जिम्मेदार उसके लिए आप होगे। कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप कंटेंट नहीं ले पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इतना मान लो। कड़वा बोल रहा हूं, कटु बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लग जाए, लेकिन जिनको अच्छा लग गया, जिनको मेरी बात खरी लग गई, उनका फायदा भी हो जाएगा। एक चीज और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे और ज्यादा लाइव लर्नर चाहिए, मुझे लाइव लर्नर की बहुत ज्यादा भूख है। जैसे आपको पढ़ाई की भूख होनी चाहिए, मुझे लाइव लर्नर की और भूख है। इस भूख को मेरी पूरा करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, तब जाके मुझे और पढ़ाने में मजा आएगा। जितने लाइव लर्नर लेकर आप लोग आओगे उतना ज्यादा यहां पर खड़े होकर पढ़ाऊंगा, उतनी देर तक और उतना इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा और उतना ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ाऊंगा। यह मेरा वादा है आपसे। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं यहां पर इतनी रात रात तक अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो एटलीस्ट आप शेयर तो कर सकते हो ना क्लास। आप सिर्फ शेयर करो, शेयर करना आपका काम है, शेयर कम से कम करो, ठीक है। बात आ रही है समझ? एक चीज और, करंट अफेयर के लिए जिन लोगों को भी लग रहा है कि करंट अफेयर कहां से करें, करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूं, मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि करंट अफेयर की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप मेरे करंट अफेयर कर रहे हो तो बैंक हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 100 ऑन 100 करंट अफेयर मेरे आपको फायदेमंद मिलेंगे। आपके करंट अफेयर कहीं नहीं जाएंगे उसके अलावा। अगर आप मेरे करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी सक्सेस स्टोरीज भी आप पहले से देख सकते हो। लगातार कितने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होकर निकल चुके हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा
जो कंटेंट है ये इतना हाईली प्रिडिक्टेड कंटेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिसिस मेरी सटीक बैठ जाती है। तो बस कंटेंट आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाना आपका काम है। कल रात फिर से 10 बजे मुलाकात होगी। अगले 2 से 3 दिन में मुझे याद रहेगा, मैंने नोट भी कर लिया है, मुझे आपको 2 क्लासेस देनी है। एक वीटो की क्लास भी देनी है, वीटो पावर क्या होती है पूरी समझाऊंगा, और दूसरी रेट्स की क्लास देनी है। दोनों ताबड़तोड़ तरीके से ऐसी समझाऊंगा ना कि कभी आपने पढ़ा नहीं होगा और कभी भूलोगे नहीं उसके बाद। ठीक है, वीडियो को लाइक करो दबा के यार, शेयर करो यार, हर एक बंदा कम से कम 50-50 जगह शेयर मारो यार, हर एक बंदा। मुझे इतना चाहिए बस आपसे। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय।